तो अब हम तीसरे का ख वाला प्रश्न देखने वाले हैं कि इसे किस प्रकार किया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न में क्या है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण लो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं ये दूसरा समीकरण दिया गया कि युग्मक के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो भैया पहले हम समीकरण लिखेंगे। तो हमारे पास समीकरण जो है वो हम लिख लेते हैं के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 है। दूसरा है, इस समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से भैया हम a1 निकालना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे पहला वाला दिखाई दे रहा है वो k हो जाएगा। b1 निकालेंगे जो कि 3 हो जाएगा, और c1 निकालेंगे जो कि ये पूरा चीज़ होगा, ये माइनस के साथ में पूरा होगा। माइनस कोष्टक में k माइनस 3 जैसा है वैसे छाप देंगे। समीकरण 2 से ऐसा ही लिखेंगे और a2 निकालेंगे जो कि यहाँ से 12 मिल जाएगा। b2 निकालेंगे जो कि यहाँ वाला k दिखाई दे रहा है, और c2 निकालेंगे जो कि यहाँ वाला माइनस k दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तब इसलिए देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाली स्थिति कब आती है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों लोग बराबर हों। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपको कर देना होगा। ये अपरिमित रूप से अनेक हल देता है। अब हम तीर थोड़ा सा बना देंगे और a1 का मान जो k है लिख दिया, a2 का मान जो 12 है लिख दिया, b1 का मान जो 3 है लिख दिया, और b2 का मान k छाप दिया, बराबर c1 का जो मान दिया गया है माइनस कोष्टक में k माइनस 3 वो लिख दिया, बटे इसका माइनस k जो है वो छाप दिया। अब यहाँ पे आप इन दोनों को बराबर करके उत्तर निकाल सकते हैं, k का मान, इसको भी बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं, इसको भी बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं। तो आपको हर बार बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार करके काम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीर बनाएंगे और केवल इन दोनों को बराबर लिखेंगे, यानी k बटे 12 बराबर 3 बटे k का गुणा करा दिया तो हमको मिल गया k स्क्वायर, और 12 स्क्वायर लगाना था, गलती हो गई, 12 36 लिख लिया। k बराबर हो गया √36, हालांकि प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। तो ओके थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, k बराबर आपको प्लस माइनस 6 मिल जाएगा। दोनों ही स्थितियों में अपना काम यहाँ पे बनेगा, परंतु यहाँ पे प्लस माइनस 2 उत्तर मिल चुके हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इधर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे माइनस या फिर प्लस कोई स्टेबल कर, मतलब स्थिरता भी तो देखनी होगी ना, किसी एक अंक पे बहुत ज़्यादा निश्चित तौर पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि आपकी जो 3/k है बराबर हो जाएंगे माइनस k माइनस 3 बटा माइनस k के बराबर हो जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसका k से इधर गुणा कराएंगे तो 3k, आप चाहे तो इसको k से k काट सकते थे लेकिन दिक्कत हो जाएगी, फिर वही मैं क्या कर रहा हूँ, 3k ऐसे लिखना चाहिए था। इसका इधर गुणा कराएंगे तो आपको k स्क्वायर माइनस 3k देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा, पक्षांतर इस 3k को इधर भेज दिया जाएगा, तो वही स्थितियाँ यहाँ पे भी बनेगी। यहाँ पे आपको भी अंडर रूट वाला ही मिल रहा है, इसको इधर भेज देते हैं या फिर इसको उधर भेज देते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 3k है, ये वाला हिस्सा भेजेगा उधर, माइनस 3k हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इधर 0 लिखिए उधर 0 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से k कॉमन ले लेंगे
तो k माइनस 6 बराबर 0 दिखाई देगा, और यहाँ पे k बराबर आपका 0 देखने को मिल रहा है, और k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर आपको +6 देखने को मिल रहा है। तो दो स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं। तो ज़्यादा सही तो हमको यही लग रहा है कि हम k बराबर यहाँ पे ये कह दें कि 6 ही अपना सही जवाब है, लेकिन इसको भी बराबर करना पड़ेगा, काफ़ी लफड़ा बढ़ रहा है। तो अच्छा ठीक है, एक सही सटीक कंक्लूज़न दे देते हैं कि आप इस हिस्से को नहीं करेंगे, मारे गोली ख़त्म होगी बात। बस इतना सा कह दें, ±6 लगा दें आपके, इस तरीके से ये सही मान लिया जाएगा और उत्तर आपका सही हो गया और आपको नंबर मिल जाएगा। हम आपको एकदम गहराई तक ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि कभी कोई गलती ना हो, लेकिन ये 2 नंबर का प्रश्न था, तो 2 नंबर के प्रश्न के आधार पर उतना ही करना काफ़ी रहेगा, बहुत ज़्यादा गहराई में और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 के ग वाले पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है त्रिभुज AB समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख लिया। कोण C समकोण है, तो कोण C बराबर 90 अंश लिख लिया, और सिद्ध करना है, इतना सब कुछ सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC² है। ओके, तो एक चित्र बनाना आवश्यक हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें एक चित्र की आवश्यकता है जो कि आपको पेंसिल और पटरी से ही बनाना चाहिए, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए जहाँ पे समकोण बन रहा है उसके बगल वाली जो 2 भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, और एक ऐसा चित्र बनाएं जिसमें आप बराबर खींच सकें। जैसे कि मैंने वो 3 सेंटीमीटर का खींचा है, तो ऐसे 90 अंश का कोण, अंदाज़न आप 90 अंश का कोण बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चांदे से ही 90 अंश का कोण बहुत अच्छे से बनाएं, अंदाज़न ऐसा कर लेंगे, और ये एक बेहतरीन चित्र होगा जो आपका बन जाएगा, जिसमें 2 भुजाएं बराबर भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो बहुत गंदा लगेगा। ये यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, इतना हो गया। जो सिद्ध करना है ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, तो इतना सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे अब AC और BC बराबर है, ये भी तो हमको लिखना है ना। तो आ जाते हैं उपपत्ति हालांकि लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए इसमें संदेह है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमारा जो AC हो रहा है वो बराबर होगा BC को। BC के चित्र देख करके आपको समझ में आता ही है, क्योंकि अगर C 90 अंश है तो AB तो किसी के बराबर हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। और अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस ही लगेगा और कुछ है ही नहीं जहाँ पे AB² वगैरह कुछ हो सके। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है। तो हमारा जो AB² हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा AC² प्लस BC² के। ओके, तो AB² बराबर हम लिखेंगे AC, हमको AC चाहिए, 2 AC चाहिए, तो AC² प्लस AC²। ये जो BC है वो AC के बराबर है, यहाँ पे लिखा जाएगा, चूँकि AC बराबर BC है, इस वजह से BC की जगह पे हमने इसका नाम AC ले दिया। अब 2 बार AC है तो वो जुड़ जाएगा और 2AC² हो जाएगा, और ये AB² बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। और यहाँ पे इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, या फिर सिद्ध करने वाला काम हो चुका है। मतलब बस इतना सा लिखना है, और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अब हम तीसरे का घ वाले प्रश्न में पहुंच चुके हैं। तीसरे का घ जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमको यहाँ पे बेलन दिया गया है, बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है,
और इस आधार की त्रिज्या को हम L से R से दिखाएंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है, इस ऊंचाई को हम H से दिखाएंगे जो कि है 14 सेंटीमीटर। अब इसके हमको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही याद करना है। तो ये बहुत ही आसान सा काम होने वाला है। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h। तो ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान हमको 4 दिखाई दे रहा है वो रखेंगे, h का मान 14 दिखाई दे रहा है रखेंगे। 7 दूनी 14, ये कट जा रहा है, काट दिया हमने। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, समझ में आ रहा है गुणा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 को 2 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32, 32 3 35। तो बहुत ही आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। आपको जैसा भी गुणा करता है अच्छा लगे उस प्रकार से गुणा करें, बस गुणा करें, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बस इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो इसके साइड में यहाँ पे जो जगह बची रहेगी भाई, अब कितना भी लंबा लिखें उधर जगह बची रहेगी। अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो बेलन बनाने का प्रयास कर लें, ऐसे बेलन बना दें। यहाँ पे ये R या फिर आप उसमें 4 लिख सकते हैं, और इस ऊंचाई को 14 सेंटीमीटर लिख दें, और R बराबर 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अच्छा चित्र बनाना तो बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर लिखते बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब बना देंगे एक चित्र भी तो शानदार बन जाएगा और नंबर भना भन आपको मिलेगा। और अब हम प्रश्न संख्या 4 पे पहुंच चुके हैं, जहां पे सभी 2-2 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, 4 ठो रहने वाले हैं और बहुत आसान रहने वाले हैं, कुछ फ़र्क नहीं है। तीसरे वाले प्रश्न के जैसा ही, बस कैटेगरी अलग कर ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, दिया गया है कि मासा है इन 2 संख्याओं का इतना और लासा आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करना है इसको आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न उत्तर संख्या 4 का वैसे लिखना ही है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 का, ठीक है, वो बीच में आपको लिखना ही है। यहाँ पे आपको मासा इतना दिया गया तो ऐसे लिखेंगे मासा, ठीक है। मासा 306 और 657 का बराबर कितना है 9, और ज्ञात करना है तो लासा 306 और 657 का कितना होगा ये आपसे ज्ञात करने को कह रहा है। तो यहाँ पे होता है जो तरीका होता है वो होता है प्रथम संख्या गुणते द्वितीय संख्या बराबर होता है लासा गुणते मासा। बस इतना सिंपल सी बात है। अगर इस सूत्र को फिर से रिशफल किया जाएगा यानी कि व्यवस्थित किया जाएगा तो हम लासा बराबर डायरेक्ट एक सूत्र लिख सकते हैं कि पहली संख्या प्रथम माने पहली एक ही बात होती है, गुणते दूसरी संख्या, द्वितीय का मतलब दूसरी ही होता है, दूसरी संख्या बटे आपका मासा हो जाएगा। मैंने इसको सब काले से क्यों छाप दिया मुझे यही नहीं समझ में आता। मुझे बस इतना सा काले से लिखना चाहिए था और बाकी नीले से लिखना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर, मुझे कुछ भी व्यवस्थित तरीके से याद नहीं रहता है। आपको इसको नीले से लिखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो लासा बराबर आपको क्या हो जाएगा, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और बटे हमारा जो मासा है 9, ऐसा कर लेंगे। 9 से काट देंगे, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बतने तो बचेगा ना यार, भाग करके देख लेना, थोड़ा सा रफ वाला काम कर लेते हैं। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, मुझे तो नहीं हो रहा है। 3 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बच गया 3, 6 बचेगा, 9 चौक 36, सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आगे जो काम होने वाला है वो बस ऐसे 34 गुणते 5 600
जो 57 है लिख दिया, बस इन दोनों को गुणा कर देना है, वही आपका उत्तर आ जाएगा। यानी जो 657 है 57 है उसमें अपने 34 से गुणा कर देंगे। और ये जो काम कर रहा हूँ मैं रफ़ काम है, ये रफ़ काम किसी एक बाएं पेज पे करेंगे, किसी एक बाएं पेज पे, हर बाएं पेज पे नहीं, किसी एक बाएं पेज पे करेंगे और वहाँ पे काट देंगे और काफ़ी खाली जगह बची रह जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये छोटा मोटा गुणा भाग कर सकते हैं। तो 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 2 22 हाथ से लगे 2 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 2 26, 3 सत्ते 21 हाथ से लगे 2, 3 पचे 15 2 17 हाथ से लगे 1, 3 छंग 18 1 19। और हाँ, मैंने कहा कि सिर्फ एक बाया पेज पर, मुझे लगता है कि सिर्फ एक बाया पेज काफ़ी पर्याप्त रहेगा आपके इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। नहीं तो मन कहे तो और पेज आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर रहा हूँ। 7 6 13 3 हाथ से लगे 1, 9 2 11 12 2 हाथ से लगे 1 2। तो यहाँ पे हमको जो भी मिला है वो 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं किसी भी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा बाध्यता नहीं देता हूँ, बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि वही आप करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे बध के रहा था। मैंने हाई स्कूल में बहुत गलत कर दिया था मैथ के पेपर में। मैं इस वाले पेज पे लिख रहा था, बाएं वाले पेज पे लिख ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी ने मुझे बता दिया था कि बाएं पेज वाला कभी चेक ही नहीं होता। तो ऐसा गलती आप ना करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना रहें कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मैं भी बस सारी चीज़ों को सीख ही रहा हूँ और बस सीखते सीखते ही काम बताया जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। ये जो चौथे कक्षा वाला बहुत ही रोचक प्रश्न है, 4 कक्षा, बहुत ही आसान भी प्रश्न है। ये आपको दिया गया है, यदि sin 3a, देखिए मैं sin 3a लिख रहा हूँ और कोष्टक ना बनाएं, काफ़ी है, बराबर है cos a माइनस 26। तो आपसे ये पूछ रहा है 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरा क्वेश्चन मन गया उतार लीजिए, मैं केवल इतना ही उतारूंगा और आगे बात को बढ़ाया जाएगा। तो देखो भैया, होता क्या है, चूँकि cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ऐसा होता है। ये जो sin 3a है वो ऐसे ही किसी चीज़ से मिला है, अर्थात वो sin 3a जो है यहाँ पे 3a के जैसा है, वो 90 माइनस 3a से मिला है, जो कि cos के रूप में था। यानी ये हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, 90 माइनस 3a रहा होगा, जिससे ये बना होगा। आगे cos a माइनस 26 जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। और पक्षांतर करने की बारी है, a को इधर भेज देते हैं, जो माइनस 3a है ऐसे ही रखेंगे, ये वाला a आकर के माइनस a हो जाएगा, इधर की ओर माइनस 26 है उसको ऐसे ही रखेंगे, ये 90 उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। 3a और a के जुड़ करके माइनस 4a हो जाएंगे और इधर माइनस माइनस में दोनों लोग हैं जुड़ जाएंगे, तो 6 और 0 को जोड़ करके 6 हो जाएगा। 9 2 11 मैंने भाग जाना, 9 2 11 मैंने भाग जाना एक मुहावरा है। 0 से 0 माइनस से माइनस काट देंगे और a बराबर हो जाएगा 116/4, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और बचेगा 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 9 36, 9 बचेगा। यानी a बराबर आप कह सकते हैं कि 29 अंश आ रहा है। ये एक डायरेक्ट आंसर मिल चुका है, इसमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एक बार को भाग ट्राई कर लेना कि सही है कि गलत है। तो 4 दूनी 8 बच गया 3, 8 3 3 6 36, 9 चौक 36, यानी सही है। कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। वैसे इस प्रश्न के जो भी प्रश्न हैं, मतलब चौथे के जो भी प्रश्न हैं, वो एक पेज में 2 प्रश्न के हिसाब से आ भी सकते हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, तो ज़्यादा एक पूरा पेज भी ले ले, तो जैसा भी आपको समय लगे उसी हिसाब से आपको पेजों का प्रयोग करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक पेज में एक ही प्रश्न भरना है, या ज़रूरी नहीं है कि एक पेज में 2 प्रश्न नहीं भरना, मतलब कि दोनों ही भरना है। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा भरेंगे, कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि मुझको यही करना है, उसका अल्टरनेटिव या फिर कुछ बदले वाली चीज़ नहीं देखनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक पेज में 2 प्रश्न ही कर रहा हूँ। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार से टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है।
प्रश्न में कहा गया है कि पहले बात तो एक घर है, ये घर है और उस घर की एक ज़मीन है, उस ज़मीन पर एक ठो सीढ़ी है जो ऐसे लग गई है। लग जाओ भैया, सीढ़ी लग गई है। सीढ़ी की ऊंचाई है 10 मीटर। यहाँ पे ये सीढ़ी है, सीढ़ी और ये 10 मीटर की है, लगा दिया। और दीवार से टिकने पर इसमें कह रहे हैं दीवार से टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पे खिड़की है और ये 8 मीटर ऊंचाई, ये दीवार है, इसमें 8 मीटर ऊंचाई है और आपसे यहाँ पे इससे इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा काम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई आपको दिखाई दे रहा है AC बराबर 10 मीटर लिख लेंगे और दीवार की ऊंचाई या फिर खिड़की की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई ही लिख लेते हैं, उतना पर्याप्त है। ऊंचाई AB बराबर दिखाई दे रहा है जो कि है 8 मीटर और आपसे पूछ रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे से लिखी दूरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो सब तो हमको याद करना है, ये हमको याद करना है। तो हम त्रिभुज ABC में लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई कोण नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पे त्रिकोणमिति लगाने लगे, यहाँ पे लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका जो कर्ण है AC, इसका स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 10 है बराबर AB का मान हमको 8 दिखाई दे रहा है प्लस BC स्क्वायर है। 10×100 बराबर 8 64 प्लस BC स्क्वायर, 64 को उधर भेज देंगे। 100 माइनस 64 हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर हो रहा है। 10 में से 4 गेंद 6, 9 में से 6 गेंद 3, BC स्क्वायर बराबर 36 दिखाई दे रहा है। तो हम BC बराबर कह सकते हैं कि √36 हो जाएगा। तो BC बराबर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा जो कि मीटर हो जाएगा। आखिर में लिख देंगे अतः दीवार के निचले भाग से, दीवार के निचले भाग ही कहा गया, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर है, ऐसा आप लिख लेंगे और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे और काम हो जाएगा। तो यह प्रश्न हो चुका है। अब चौथे का घ वाला प्रश्न देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो चौथे का घ वाला प्रश्न है, इसमें बहुत ही बढ़िया रचना वाला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे, पहले चीज़ों को लिखेंगे। चौथे का घ वाला हिस्सा है, आपको यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचिए और उसको 2 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की जो लंबाई है वो पता है 5.8 सेंटीमीटर और अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 4:3। तो बहुत बढ़िया, इसमें हम रचना करेंगे और रचना के चरण भी लिखने का प्रयास करेंगे। मेरे पास एक गंदी सी बटरी है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि देखिए इसमें 0 इधर की ओर से है क्योंकि इधर की ओर से वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट है। काम चला लेते हैं अभी, ठीक है, या फिर दूसरी उठाते हैं। ये एक बड़ी सी पटरी उठा ली हमने जो कि बस आ जाए काम किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमको कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका रहने वाला है। हमको पहले 5.8 खींच लेना है। देखो 0 पे से निशान लगाना है, ये 5 हो गया। 5.5 ये वाला हिस्सा होता है जो ये बड़ी वाली लाइन है, और उसके बाद 5.5 ये 6 हो जाएगा, 5.7, 5.8। मुझे थोड़ा सा आंखें गड़ानी पड़ेगी, बहुत नज़दीक जाके देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसे रख के इधर की ओर खींच दो,
ये वाला रख के इधर की ओर खींच दो, ये मिल जाता है और ये शानदार तरीके से बिना किसी दिक्कत के ये बन जाता है। और ये AB है और ये है मुझे यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे रचना के चरण भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर रचना के पद या रचना के चरण कहलाता है। पहला काम AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा काम हमें एक न्यून कोण से बिंदु A से AB से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, एक किरण खींचनी है जो AX होगी। ठीक, तो बिंदु नीले से लिखना था, बिंदु A से AX किरण न्यून कोण बनाता हुआ एक किरण, ऐसा लिखना चाहिए था। बिंदु O से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचे। छोड़ो जान दो, खींचा लिख करके ख़त्म करते हैं। न्यून कोण होना चाहिए, बस आपको ये पता रहना चाहिए। और यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज़ छूट भी जा रही है तो छाड़ दो, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ पे अनुपात लिखना था, मैंने दशमलव लगा कर दिया है। 4:5 दिया है तो हमको यहाँ पे 7 निशान लगाने हैं। तो गोला प्रकार देखो भैया, ऐसे पकड़ो, गोला प्रकार में पेंसिल को ऐसे रखो और एक बार कैसे टिकाओ, ठीक है, खड़ा करो, फिर उसके बाद कस दो। थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए कि दिक्कत ना होने पाए, कोई छोटा या बड़ा ना रह जाए, बराबर ही रहे। तो ये सबसे बेहतरीन चलता है। थोड़ा से कोई भी लंबाई ले करके, ठीक है, और ऐसे एक दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, 2 नहीं दिखाई दे रहा तो घुमा लेते हैं। मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये सही से आपको दिखाई दे। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कम पड़ रही जगह तो इरेज करना होगा। और इसमें इरेज क्या करेंगे, इस तीर को इरेज करेंगे, ठीक है, इस तीर को इरेज करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमें इस कोण को और कम बनाना चाहिए था, या फिर इस जो लंबाई ली है इसको थोड़ा सा कम खींचना चाहिए था, तब ये सही से चलता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये हो गया और ये हो गया, और इस x को यहाँ से मिटा देना चाहिए, वहाँ पे तीर बना लेना चाहिए। थोड़ा सा घुमाते हैं फिर बताते हैं। ओके, 30 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे x, मैंने सोचा था 20 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन 30 मिनट हो गया। इसमें यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, यहाँ पे A4, यहाँ पे A5, यहाँ पे A6, यहाँ पे A7, ठीक, ये निशान लिए हैं। अब यहाँ पे हमको इसको लिख करके दिखाना होगा ना, तो हम लिखेंगे किरण AX पर, ठीक है, A1 A2 डॉट A7 बिंदु इस प्रकार लिए कि इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर ऐसे ही डॉट A6 A7, ऐसा हो गया, ठीक, इतना हो गया। फिर A7 को B से मिलाना है। A7 को अब ये देखो B से छू करके जा रहा है, तो B को थोड़ा सा बगल बनाना चाहिए था, ऐसा। A7 को B से मिलाया, ठीक, और यहाँ पे यही लिख देते हैं। चौथे चरण में A7 को B से मिलाया,
अगला वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है। अगला वाला काम ये है कि हमको इस कोण के बराबर एक कोण यहाँ पे 4 पे खींचना है। यहाँ से चौथा हिस्सा है, आगे से 3 हिस्सा, 1 2 3 4 हिस्से, 1 2 3 हिस्से। यहाँ पे 4 वाला जो बिंदु है, इससे एक समांतर रेखा खींचनी होगी जो कि इसके समांतर होगी। ठीक है, लिखना तो बहुत आसान है, इसमें चित्र बनाना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो सही से समझना है आपको बस कि कैसे करना होगा। तो भाई देखो, आपको करना ये है कि ऐसे कुछ भी लंबाई ले लो, थोड़ा सा भी, जैसा भी है। तो ये 7 पे ऐसे रख करके ऐसे लाइन खींच दो। ये खिंचा गया। खिंचाने के बाद यही लाइन आप A4 पे भी ऐसे खींच दो। ये भी खिंचा गया। और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा नापना होगा। थोड़ा सा कॉपी में घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, अपने हिसाब से समझ लेना। मुझे बस इतना सा नापना है, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं छोटा करने का प्रयास करता हूँ। और पेंसिल की नोक जितनी बारीक रहेगी उतना ज़्यादा बेहतर चित्र आप बना पाओगे। और नहीं भी बन रहा है तो काम चला बना लेना, छोड़ देना, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना जो नाप लिया उतना ही यहाँ पे, यहाँ से नहीं नापना है, यहाँ से नापना है। ये ऐसे हो गया। और उसके बाद अब ख़ास तौर से सबसे ज़रूरी बात, देखो होना क्या है कि A4 से लेकर के इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है ये। लेकिन लाइन खींचते वक्त ये ध्यान देना कि समांतर लगनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार खींचते वक्त मैंने ये देखा है कि वो समांतर जैसे लगती नहीं, वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है या फिर इधर रह जाती है, तो समांतर लगनी चाहिए। ठीक, तो ये खींच रहे हैं और ये हमें समांतर लग थोड़ा सा कम रही है, लेकिन चल जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे 5 वाला बिंदु लिखते हैं कि A4 पर A7 भी समांतर A4, यहाँ पे C लिखना था वहाँ पे, तो पर A7B समांतर A4 C खींचा, रेखाखंड खींचा, रेखा खींची, खींचा या खींची। खींचने के बाद जो C प्राप्त हुआ है, यही C AB को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु C ही AB को 4:3 था के अनुपात में बांटता है, ऐसी बात हो जाएगी, ये आप लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी लंबाइयाँ भी नापने को कह रहा था। ये प्रश्न आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि ये लंबा है ही, इसमें आपको ऐसे ही करना होगा। और इनके दोनों भागों को माप कर लिखिए। तो हमको यहाँ पे पटरी उठानी है और नापना है। तो नापने के लिए मुझे ये वाले स्केल चाहिए, प्रयास करूँगा कि सही हो जाए। तो ये लग रहा है 3.5 के करीब लग रहा है। ये 3 हो गया, 3.5 के करीब लग रहा है। और 3.5 करने से पहले हम थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं, मतलब एक रफ आइडिया करके देख लेते हैं कि हमारी कुल लंबाई है 5.8, उसमें अनुपात है 4:3। तो हम 4 3 का योगफल करेंगे 7, ठीक है, 4 3 का योगफल 7 और गुणा कर देंगे 4 से और इसी में हम 3 से भी गुणा करेंगे इन दोनों भागों की लंबाई निकालने के लिए। 7 से इसको भाग करते हैं, 7 8 56 होता है यार, 7 8 56, 0.8 हो रहा है। ये 56 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो जाने तो इतना काम चल जाएगा। 8 चौके 32, 3.2 के समथिंग जा रहा है और हमारा 3 कितना आ रहा है भैया, 5 के करीब आ रहा है। ये 3.2 के लगभग में और हमारा 3.5 आ रहा है। तो बड़ी लफड़ा वाली बात हो गई है भैया यहाँ पे। तो कोई ना लफड़ा वाली बात नहीं है, बस ऐसे नाप करके लिख देना है। ठीक, अब लिख देना है कि AC बराबर हमको 3.5 मिल रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, तथा CB या फिर BC बराबर कितना हो जाएगा वो भी पटरी से नाप लेना है। चलो नापते हैं। वो 3.5 होगा तो ये कितना होगा, ये 2.3 होगा, सही बात है, 2.3 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपसे मिल गया, मतलब आपको मिल गया। और ये वाला हिस्सा रफ का है तो इसको नहीं यहाँ पे होना चाहिए, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं था, बस आपको ये लिखना है और रचना के चरण भी लिखने हैं। मन कहे तो रचना के चरण लिखा रहता है, मतलब लिखा तो जाता ही है। मैंने आपको बता दी कैसे लिखना है और कैसे चित्र बनाना है। कुछ चीज़ छूट भी जाती है तो छोड़ देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे वाले प्रश्न पे चलना है।